everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So, after a long gap on YouTube, I am back with the classes for NET and GATE exam. Your NET exam for December is going to happen आई थिंक आफ्टर दिसंबर बिकॉज अभी तक जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका ही रिजल्ट नहीं आया है सो वी कैन एक्सपेक्ट कि दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम होगा वो काफ़ी आगे जाएगा मे बी फेब के बाद ही हो आपका एग्ज़ाम या जनवरी में भी हो सकता है बिकॉज एन टी ए इज़ अनप्रिडिक्टेबल नाउ गेट का एग्ज़ाम तो आपका फेब में ही होना है दैट इज़ फॉर श्योर सो वॉट वी विल डू इज़ वी विल complete all the topics that are given in gate syllabus. Now guys, one thing you have to remember that gate का syllabus हो नेट का हो या CUET PG का हो जो भी टॉपिक्स हम इस सीरीज में करेंगे दैट मीन्स क्लासिकल सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन इसमें हम लोग तीन थिंकर्स कवर करेंगे एमाइल दरखाइम मैक्स वेबर एंड your Karl Marx, very important thinker. Now these three thinkers are, you can say, base of sociology. Without studying them you cannot say that you have studied sociology, right? इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा. दैट इज़ वाई व्हाट आई विल डू इज़ क्लासिकल सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन प्लेलिस्ट में आपको शॉर्ट वीडियोस मिलेंगी ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक. अभी हम लोग कुछ दिन एमाइल दरखाइम के कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे. जैसे आज हम लोग बात करने वाले हैं सोशल सॉलिडारिटी के बारे में, ऑर्गेनिक एंड मैकेनिकल जिसके बारे में एमाइल दरखाइम ने बात की है. इसके अलावा कहाँ पर इन्होंने ये बात की है, कौन सी बुक है, क्या इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग वी विल स्टडी टुडे. टुमारो वी विल टॉक अबाउट सोशल फैक्ट. So one by one this way we will cover all the topics that are given by Emile Durkheim, and then we will start with Karl Marx, and lastly we will do Max Weber. Okay, so I hope this much इंट्रोडक्शन इज क्लियर अबाउट द प्लेलिस्ट. क्लासिकल सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन की जो प्लेलिस्ट है वो आप अपने में सेव कर लीजिएगा सो दैट जब भी इसमें कोई भी क्लास होगी तो आपको पता चल जाएगी. एंड वन मोर थिंग गाइज दैट यू हैव टू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल. आपको टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करना है बिकॉज जो भी इंपॉर्टेंट PDFs हैं, कंपाइलेशंस हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो आपको सिर्फ टेलीग्राम से ही मिलेगा. एंड जो स्टूडेंट्स नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर दिसंबर और ऐसे जो गेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, आई वुड रियली सजेस्ट यू कि डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना. डिस्कशन ग्रुप में यू कैन पोस्ट द क्वेश्चंस एंड वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो टू मेक योर प्रिपरेशन होलिस्टिक. ओके, जब आप लोग डिस्कशन करते हो यू गाइज लर्न फ्रॉम ईच अदर, राइट? सो स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं आज सोशल सॉलिडारिटी के बारे में. Now we will start the class with the concept of social solidarity, which is the main topic of today's class. Now guys, see, these thinkers that we study in classical sociological tradition, that means your three main thinkers, that is Emile Durkheim, Karl Marx and Weber, what we will do is we will cover first all the concepts that they have given, and lastly we will talk about the biography of all the thinkers. Okay, in one video I will briefly talk about the personal life of Emile Durkheim, what was his life in academia, right? All these things we will do in a separate video after completing all the concepts that are given by them. Now if you are not from sociology background, you have no idea who is Emile Durkheim. So मैं आपको ये बताना चाहूँगी that Emile Durkheim is a most important thinker. You can say he is a most important person that we study in sociology. Okay, now those of you who have no idea of how to study all these things and everything, you don't know about the subject, I would really suggest you to go and watch the IGNU series. I will add it in the description. So आप लोग IGNU series ज़रूर से देखो so that you guys should have idea कि किस तरीके से सोशोलॉजी को पढ़ना है एंड हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन्स इन सोशोलॉजी, राइट? मैंने आपको शुरू में ही बताया दैट विदाउट स्टडिंग एमाइल दरखाइम, विदाउट स्टडिंग कार्ल मार्क्स, यू कैन नॉट से दैट यू आर रियली स्टडिंग सोशोलॉजी, राइट? Now let us move to the main topic of today's class, that is social solidarity. Now guys, Durkheim ने social solidarity की बात की है अपनी बुक में, that is the division of labor in society. It was published in 1893. Sometimes this question is asked कि कौन सी बुक में इन्होंने social solidarity को develop किया है या बात किया है, so you have to remember, right? Now Durkheim attempts to determine what is the basis of social solidarity in society and how this has changed over time. Now social solidarity होती क्या है? Social solidarity का मतलब होता है bonding, जो हम लोगों को साथ रखती है, right? It unites individual within a society, enabling them to function together as a cohesive whole. एक बहुत famous example है जो हर book में आपको बहुत easily मिल जाएगा on social solidarity. That is when we go and watch cricket. जब हम लोग क्रिकेट या कोई भी इंडिया का मैच होता है तो हम लोग देखने जाते हैं ना, वहाँ पर अगर इंडिया जीत जाती है या लेट्स से इंडिया अच्छा रन बनाती है
तो सारे ही लोग साथ में खड़े होकर क्लैप करते हैं। नाउ व्हाट इज दिस? दैट इज अ काइंड ऑफ सोशल सॉलिडारिटी, कि हमारे सबके बीच में एक तरह की बॉन्डिंग है सोसाइटी में, जिसकी वजह से हम अच्छे से फंक्शन कर पा रहे हैं। यूर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? नाउ सोशल सॉलिडारिटी का मतलब होता है एक ऐसी बॉन्डिंग जो लोगों के बीच में होती है सोसाइटी में, ताकि वो ठीक से फंक्शन कर सकें और साथ में रह सकें। ओके, नाउ सोशल सॉलिडारिटी की बात इन्होंने अपनी बुक में की थी, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। धीमे धीमे हम लोग देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या बोला है सोशल सॉलिडारिटी के बारे में। ओके, नाउ गाइस, फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज दरखाइम इज अ प्योर फंक्शनलिस्ट। नाउ हु आर फंक्शनलिस्ट? फंक्शनलिस्ट वो लोग होते हैं जो कहते हैं सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है उसका कुछ ना कुछ फंक्शन है। ओके, यानी अगर क्राइम भी हो रहा है तो उसका भी कुछ सोसाइटी में फंक्शन होगा। ओके, सो दुर्खाइम वाज लाइक दैट, ही यूज्ड टू स्टडी ऑन थिंग्स की whatever is happening in society has some function. Okay, because he's a functionalist. Now it encompasses the shared norms, values and obligations that bind people and create a sense of belonging and mutual responsibility. इसमें हम लोग देखते हैं किस तरीके से कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होते हैं जो सब लोगों को बांध के रखते हैं। एमाइल दरखाइम इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन हाउ सोसाइटी मेंटेन्स ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। प्लीज रिमेंबर दिस। इन्होंने इस कंसेप्ट से ये बताने की कोशिश की कि सोसाइटी में ऑर्डर और स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन रहती है। ओके, एज यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल, यू आर सॉलिड इन सॉलिडारिटी। अगर आप सबके साथ यूनाइट एंड ठीक से रहोगे तभी आप एक सॉलिड तरीके से सोसाइटी में रह पाओगे, राइट? सो आई होप आपको सोशल सॉलिडारिटी का एक बेसिक मीनिंग जो है वो समझ में आया होगा यहाँ पे। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, now, he has talked about social solidarity in his book Division of Labor in Society 1893. ओके, इन्होंने इसमें डिवीजन ऑफ लेबर की बात की है। देखो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है। ही सेड इन द मॉडर्न सोसाइटी वेयर डिफरेंशिएशन, हेट्रोजेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एग्जिस्ट, व्हाट होल्ड सोसाइटी टुगेदर। अभी जिस तरह की सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं वो सोसाइटी है मॉडर्न सोसाइटी, राइट? बिकॉज हम लोग काफ़ी मॉडर्न हो गए हैं, ट्रेडिशनल तरीके हम छोड़ चुके हैं। नाउ हमारी सोसाइटी में हमें क्या देखने को मिलता है? डिफरेंशिएशन, हेट्रोजेनिटी, मतलब सबके अपने अपने अलग काम हैं, सब एक दूसरे से अलग हैं, राइट? और बहुत ज़्यादा लाइफ में है कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? दुर्खाइम का ये बोलना है कि इतनी सारे अलगाव, इतने सारे हेट्रोजेनिटी के बाद भी ऐसा क्या है जो सोसाइटी को टुगेदर रखता है, यानी सोसाइटी साथ में कैसे रह रही है। देखो अगर आप इंडियन सोसाइटी के बारे में सोचो तो इंडियन सोसाइटी में सबके प्रोफेशन अलग हैं, राइट? सबके रिलीजन अलग हैं, सबके क्लास अलग हैं। देयर इज अ गुड डील ऑफ डिफरेंशिएशन दैट यू विल सी इन अ सोसाइटी, राइट? तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से सोसाइटी अभी भी साथ में है? इसी चीज़ को माइंड में रख के, इसी क्वेश्चंस को इन्होंने अपनी बुक में डिस्कस किया है। वो बुक है द डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ओके, इट वॉज अ पार्ट ऑफ हिज डॉक्टोरल थीसिस। प्लीज रिमेंबर, इनके डॉक्टोरल थीसिस का ये पार्ट था। इट वॉज रिटन एट अ टाइम व्हेन देयर वाज वाइड स्प्रेड फीलिंग ऑफ मॉरल क्राइसिस इन फ्रांस। हमें पता है फ्रांस में किस तरह से मॉरल क्राइसिस चल रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन आ रहा था, जो वहाँ पे सिस्टम था वो चेंज हो रहा था, राइट? उसी टाइम पर एमाइल दरखाइम ने ये बुक लिखी थी। ओके, Durkheim wanted to find a solution to it in the form of bringing the social order back in shape. ये चाहते थे कि सोसाइटी में जो भी chaos मचा हुआ है वो सॉल्व हो और वापस से सोशल ऑर्डर सोसाइटी में हमें दिखाई दे। ठीक है, सो ही वांटेड टू ब्रिंग अ सॉल्यूशन। नाउ दुर्खाइम्स आर्ग्यूमेंट इज दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिडारिटी। इन्होंने कहा सोसाइटी में दो तरह के सॉलिडारिटी, सोशल सॉलिडारिटी होते हैं। ठीक है, पहला हाउ सोसाइटी होल्ड्स टुगेदर, यानी लोग किस तरीके से साथ में हैं, एंड व्हाट टाइज द इंडिविजुअल टू सोसाइटी, और ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग सोसाइटी से अटैच रहते हैं। योर अंडरस्टैंडिंग, ऐसा क्या है जिसकी वजह से सोसाइटी साथ में रहती है, और ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप एज अ इंडिविजुअल सोसाइटी से अटैच रहते हो। One more thing he has given in this book is society as sui generis. Now, what is sui generis? Something that has its own entity. Right? देखो, Durkheim views society as a distinct entity with its own characteristics, separate from the individual that comprise it. सोसाइटी ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू इट्स ओन लॉज एंड प्रिंसिपल। इन्होंने कहा सोसाइटी किसी से भी अटैच नहीं है, सोसाइटी अपने आप में एक डिस्टिंक्ट एंटिटी है, और इसी को इन्होंने बोला था सोसाइटी एज सुई जनरस। दैट मीन्स हम होंगे, आप होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, राइट? सोसाइटी हमेशा रहेगी, सोसाइटी अपने आप में एक डिस्टिंक्ट एंटिटी है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि किसने इस तरह की बात की थी या किसने सुई जनरस बोला था। ओके, नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू गाइज व्हाट इज सोशल सॉलिडारिटी। आई होप आप लोगों को सोशल सॉलिडारिटी, डिविजन ऑफ लेबर, ये सब थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा।
Now let us talk about the main concept of today's class, that is mechanical solidarity and organic solidarity. इमाइल दरखाइम ने सोशल सॉलिडारिटी को दो टाइप्स में डिवाइड करके हमें समझाया था। पहला था मैकेनिकल, दूसरा था ऑर्गेनिक। देखो मैकेनिकल सॉलिडारिटी क्या होता है, इसका मतलब है सॉलिडारिटी ड्यू टू लाइकनेस और सेमनेस, यानी जब सोसाइटी में चीज़ें एक जैसी होती हैं, इंडिविजुअल एक जैसे होते हैं, उस वजह से जो सॉलिडारिटी हमें दिखाई देती है, जो एकता, साथ में बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग, उसे हम लोग कहते हैं मैकेनिकल सॉलिडारिटी। ओके, क्या क्या है देखो फीचर्स मैकेनिकल सॉलिडारिटी के। प्रिमिटिव सोसाइटी इज सेगमेंटिव इन नेचर, वेयर पीपल यूज टू लिव इन इंडिपेंडेंट सेगमेंट। हमारा जो प्रिमिटिव सोसाइटी था, यानी पहले की जो सोसाइटी थी, वहां पर हमें अलग अलग सेगमेंट्स दिखते थे और लोग अपने अपने सेगमेंट्स में इंडिपेंडेंटली रहते थे। ठीक है, ज्यादा किसी पे कोई डिपेंड नहीं रहता था, कहने का मतलब ये है। ओके, लाइफ इज सिंपल एंड ऑल इंडिविजुअल परफॉर्म सिमिलर एक्टिविटी। ज्यादातर लोगों के जो वर्क होते थे, एक्टिविटीज होती थी, लाइफ होती थी, वो सेम होती थी, राइट। सबका जो काम होता था प्रिमिटिव सोसाइटी में वो एक ही जैसा होता था। ओके, कलेक्टिव कॉन्साइंस यानी शेयर्ड बिलीव्स एंड वैल्यूज इज वेरी स्ट्रॉन्ग। भाई जब सबका काम एक जैसा होगा तो उनके बिलीव्स एंड वैल्यूज भी सेम होंगे, जाहिर सी बात है, राइट। सच सोसाइटीज आर वेरी रिलीजियस, ये लोग बहुत रिलीजियस होते थे। विद वेरी फ्यू स्पेशलाइजेशन एंड पीपल लिव टुगेदर, कोई अलग से स्पेशलाइजेशन नहीं होता था। ओके, सब लोग एक ही जैसा काम करते थे। देखो इस पिक्चर को देखो, यहाँ पर इसकी टी शर्ट पे जो बना है वही इसमें बना है, वही इसमें बना है, बिकॉज एवरीबडी इज सेम, एवरीबडी इज डूइंग सेम वर्क। ओके, नो मैटर उनका फेस अलग है एंड मे बी उनका बॉडी अलग है, बट वो जो काम कर रहे हैं वो सेम है। ठीक है, तो सॉलिडारिटी कहाँ से आ रही है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से। प्लीज रिमेंबर दिस। लॉज आर रिप्रेसिव एंड कन्फर्मिटी टू नॉर्म इज मस्ट। पहले के टाइम पे क्या होता था प्रिमिटिव सोसाइटीज में या मैकेनिकल सॉलिडारिटी में, लॉज बहुत ही रिप्रेसिव होते थे। रिप्रेसिव मीन्स क्या होता है, यानी कि अगर आपने कोई गलती कर दी तो आपको उसके लिए आपका एक हाथ काट देंगे, आपका पैर काट देंगे, राइट। बहुत ही ज्यादा क्रूअल टाइप के लॉज होते थे। और आपके जो नॉर्म्स हैं उनको आपको कंफर्म करना ही पड़ता था पहले के टाइम में। ओके, यू हैव नो अदर ऑप्शन टू कंफर्म, आपको कंफर्म करना पड़ेगा, जो भी नॉर्म्स हैं आपको वैसे ही चलना पड़ेगा, राइट। नाउ दीज टू पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो उस टाइम पे क्या था, पॉपुलेशन बहुत कम थी। ओके, प्रिमिटिव सोसाइटीज में पॉपुलेशन वॉज वेरी लो एंड दैट इज व्हाट वी से इन सोशोलॉजी मटीरियल डेंसिटी। एमाइल दरखाइम की लैंग्वेज में पॉपुलेशन को इन्होंने बोला था मटीरियल डेंसिटी। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाएगा मटीरियल डेंसिटी किस में लो थी, तो ऑलवेज रिमेंबर इट वाज मैकेनिकल सॉलिडारिटी। और मटीरियल डेंसिटी का मीनिंग क्या है, इट इज पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट ही टॉक्स अबाउट मॉरल डेंसिटी। नाउ मॉरल डेंसिटी क्या होता है, मॉरल डेंसिटी का मतलब है इंटरैक्शन। ओके, सो उस टाइम पे जब पॉपुलेशन कम थी तो इंटरैक्शन भी लोगों के बीच में कम होता था। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर सारे जो फीचर्स हैं वो समझ में आए होंगे। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर योर एग्जाम। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। देखो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में क्या होता है, इट इज अ सॉलिडारिटी ड्यू टू डिफरेंसेस एंड डिपेंडेंसी। अभी हम लोगों ने मैकेनिकल सॉलिडारिटी में क्या देखा था कि लोग एक दूसरे पे डिपेंड नहीं थे, राइट, सब लोग अपना अपना काम करते थे। नाउ ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में क्या होगा कि लोग डिपेंड होंगे। वहां पर हम लोग प्रिमिटिव सोसाइटी की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग मॉडर्न सोसाइटी की बात कर रहे हैं, जैसे आज की सोसाइटी। तो आज की चीजों से आप इसको रिलेट कर सकते हो। ओके, देखो सोसाइटी इज बेस्ड अपॉन हेट्रोजेनिटी ऑफ रिलेशनशिप्स, यानी हम लोग देखते हैं सोसाइटी में कितना ज्यादा हेट्रोजेनिटी आ गया है, राइट। तरह तरह के रिलेशनशिप्स आ गए हैं, कितना ज्यादा वास्ट हो गई हैं चीजें, कॉम्प्लेक्सिटी कितना ज्यादा बढ़ चुकी है, राइट। इन मॉडर्न सोसाइटी कलेक्टिव कॉन्साइंस इज वीक। यहाँ पर क्या होता है कि कलेक्टिव कॉन्साइंस वीक होता है, दैट मीन्स लोगों के जो बिलीफ हैं, वैल्यूज हैं, वो अलग अलग होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सेम हो। ओके, इसीलिए बाइंडिंग है ये, नॉट फाइंडिंग। ठीक है, बाइंडिंग फोर्स इज ऑल्सो वीक। इसीलिए क्या होता है कि लोगों को जो साथ रखने का फोर्स है वो भी कम है, क्योंकि लोगों के जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, थिंकिंग, बिलीफ, सब तो अलग अलग है, राइट। सुप्रीम वैल्यू इज अटैच टू इंडिविजुअल, यहाँ पर कलेक्टिव कुछ भी नहीं है, यहाँ पर इंडिविजुअल चीज पे ज्यादा फोकस है। ठीक है, विद द इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ पॉपुलेशन मटीरियल एंड मॉरल डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, हमारा मटीरियल और मॉरल डेंसिटी भी बढ़ा। हम लोगों ने अभी लास्ट में देखा था मैकेनिकल सॉलिडारिटी में कि वहां पर जो मॉरल एंड मटीरियल डेंसिटी था वो लो था, यानी पॉपुलेशन भी कम थी और उनके बीच में इंटरेक्शन भी कम था। अभी क्या है, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, इंटरेक्शन भी बहुत ज्यादा है, राइट। वहां पर लॉज जो थे वो
रिप्रेसिव थे, दैट मीन्स बहुत हार्श लॉस थे। यहाँ पर रिफॉर्मेटिव होते हैं, यानी आपको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। अगर आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी तो ऐसा नहीं है कि आपका हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे, हो सकता है आपको 10 साल जेल में रख दें, है ना। उसके बाद आपको जब आप बेटर हो जाओगे तो आपको वहां से निकाल भी दें। तो रिफॉर्मेटिव लॉज होते हैं मॉडर्न सोसाइटी में। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज गाइस, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नाउ कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन इन सच सोसाइटी, यानी मॉडर्न सोसाइटी में हम लोगों को दिखता है किस तरीके से डिफरेंसेस बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, राइट। आप समझ ही नहीं सकते हो। देखो, रिलीजन है तो रिलीजन में डिफरेंस है, देन क्लास का डिफरेंस है, राइट। देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस दैट वी सी इन ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। नाउ मेंबर्स बिकम डिफरेंशिएटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। हर इंसान अलग अलग है एंड दैट इज वाई वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, राइट। सेक्युलर होते हैं, ह्यूमन ओरिएंटेड होते हैं, वहां पर रिलीजन था, यहाँ पर रिलीजन का जो वैल्यू है वो काफी हमें कम दिखाई देता है। नाउ गाइस रिमेंबर, यहाँ पर सॉलिडारिटी है इंटरडिपेंडेंस की वजह से। सॉलिडारिटी वहां पे भी है, सॉलिडारिटी यहाँ पे भी है, पर वहां पर थी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की वजह से, यहाँ पर है इंटरडिपेंडेंसी की वजह से। क्या है इंटरडिपेंडेंसी? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से आई एम टीचिंग यू, राइट। अब मुझे आपको पढ़ाने के लिए बिजली चाहिए, मुझे आपको पढ़ाने के लिए वाईफाई चाहिए। अगर मेरे वाईफाई में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो मुझे उस कंपनी वाले को बुलाना पड़ेगा, है ना। क्या मैं उसको खुद से सही कर सकती हूँ? लेट्स से मेरे लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो मुझे उसके लिए जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसको बुलाना पड़ेगा। सो देयर इज अ प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर दैट वी सी इन ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। ओके, हमारे सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसी वजह से हमारा डिफरेंसेस आता है एंड डिपेंडेंसी आती है। नाउ व्हाट हैपेंस इन एग्जाम गाइस, कि कभी कभी मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी को इतना कंफ्यूज करके पूछ लेते हैं दैट यू गाइस माइट टिक द रॉन्ग। तो इसको याद करने के लिए, इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। देखो, जब हम लोग ABCD देखते हैं तो उसमें क्या होता है, MNOP, राइट। सो M पहले आ रहा है, दैट मीन्स M इज योर प्रिमिटिव सोसाइटी। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो। एंड O बाद में आ रहा है तो O हो जाएगा ऑर्गेनिक, यानी मॉडर्न। ओके, नाउ प्लीज डोंट टेक दीज टॉपिक्स लाइटली गाइस, यहाँ से क्वेश्चन आता है, चाहे गेट हो, चाहे नेट हो, चाहे CUET PG हो, किसी भी सोशोलॉजी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। ओके, दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न ऑल दिस। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा तो आप वहां से भी इसको रिवाइज कर सकते हो। ना यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है जो आप लोग देख सकते हो। मैकेनिकल सॉलिडारिटी में होमोजेनिटी होती है मेंबर्स के बीच में, बट ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में क्या होता है, हेट्रोजेनिटी होती है, इंटरडिपेंडेंस होती है। ओके, मैकेनिकल सॉलिडारिटी में सिमिलैरिटी होती है मेंबर्स के बीच में, बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग वैरायटी होती है, अलग अलग तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है। मैकेनिकल सॉलिडारिटी में प्री मॉडर्न सोसाइटीज में देखा जाता है, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी हम लोग को मॉडर्न सोसाइटी में दिखती है। मैकेनिकल सॉलिडारिटी में लेस इंटरडिपेंडेंसी होती है, मतलब लोग एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं होते हैं, बट ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है। ओके, मैकेनिकल सॉलिडारिटी में डिवीजन ऑफ लेबर मिनिमम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट ऑर्गेनिक में कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ओके, एक चीज और है, मैकेनिकल सॉलिडारिटी में रिप्रेसिव लॉज होते हैं और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में रेस्टिट्यूटिव। ओके, now one more thing Emile Durkheim has talked about is why we shift from mechanical solidarity to organic solidarity। इन्होंने ये भी बताया है कि क्यों हम प्रिमिटिव से मॉडर्न की तरफ जाते हैं। ये जो चेंज इन सॉलिडारिटी है ये क्यों होता है? इन्होंने कहा ये होता है डायनेमिक डेंसिटी की वजह से। व्हाट इज डायनेमिक डेंसिटी? डायनेमिक डेंसिटी के दो पार्ट्स हैं, मटेरियल डेंसिटी एंड मॉरल डेंसिटी। जैसे जैसे मटेरियल डेंसिटी बढ़ता है, दैट मीन्स आपके सोसाइटी में जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो ग्रो करते रहते हैं, वैसे ही वैसे हमारा जो इंटरेक्शन है वो भी बढ़ता है और हमारा जो मॉरल डेंसिटी है वो भी बढ़ता है। ओके, एंड व्हेन दीज टू फैक्टर्स इंक्रीज सोसाइटी बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। धीमे धीमे हम कॉम्प्लेक्स होते ही जाएंगे। अभी ऑर्गेनिक में हम लोग चल रहे हैं, अभी और इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, राइट, लीडिंग टू अ डिविजन ऑफ लेबर एंड क्रिएटिंग ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी वेयर पीपल डिपेंड ऑन ईच अदर्स स्पेशलाइज रूल। ठीक है, नाउ आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। इस अगर आपको कोई भी डाउट हो
किसी भी चीज़ में यू कैन ऑलवेज कॉमेंट एंड आस्क मी, और यू कैन आस्क मी in my personal telegram as well. Okay, now let us talk about function of division of labor. Now Emile Durkheim has also given two important functions of division of labor. इनके हिसाब से division of labor के दो सबसे important functions हैं. पहला है integration of society और दूसरा है individual autonomy for the individual. इन्होंने बोला that society with organic solidarity, people have different roles and jobs but they live together because they depend on each other. मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में डिवीजन ऑफ लेबर होता है और उसकी वजह से क्या होता है, लोग एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, राइट. लाइफ हैज बिकम सो कॉम्प्लेक्स दैट इंडिविजुअल्स कांट सर्वाइव अलोन. आपने देखा है आज के टाइम पे कोई भी क्या अकेले सर्वाइव कर सकता है? नो. कॉन्शियसली पीपल में फील इंडिपेंडेंट बट इन रियलिटी दे रिलाई ऑन मेनी अदर फॉर एवरीडे. हम दिमाग में तो हमें लगता है कि हम कितने इंडिपेंडेंट हो गए हैं, बट क्या रियल में हम इंडिपेंडेंट हुए हैं? Right? You have to think about it. Now, according to Durkheim, modern society is built on mass production of goods and services. As people's needs to grow, jobs become more specialized. This specialization gives individual more freedom to be creative and innovative. In this way, the division of labor allows people to have more independence. इन्होंने कहा कि जॉब्स के बढ़ने की वजह से क्या हुआ है कि हमारी जॉब्स स्पेशलाइज्ड हो गई हैं. यूर अंडरस्टैंडिंग. जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ. अभी माय जॉब इज टू बी अ रिसर्चर, टू बी अ टीचर. दैट्स इट. इसके अलावा मुझे और कोई काम नहीं करना है, राइट. मुझे आपके लिए क्लास बनाना होता है, क्लास रिकॉर्ड करना होता है, उसको अपलोड करना होता है, राइट. ये सारे मेरी ड्यूटीज़ हैं. बट क्या मुझे अपना, अगर मेरा लैपटॉप खराब हो जाए तो क्या मुझे अपना लैपटॉप भी खुद ही सही करना पड़ेगा? नो. या लेट्स से अगर मैं ड्राइव करती हूँ, मेरे पास कार है, तो अगर कार मेरी खराब हो जाए तो क्या मुझे उसे खुद ही सही करना पड़ेगा? नो. आई कैन नॉट डू दैट बिकॉज आई एम नॉट स्पेशलाइज इन दैट. योर अंडरस्टैंडिंग. तो मेरा जो टाइम बचेगा थोड़ा, वो मैं अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन में लगा सकती हूँ. ओके. जब हमें सारे काम खुद करने पड़ते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं बचता. ओके. सो दो तरह की बातें इन्होंने की हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर हमें इंटीग्रेट रखता है सोसाइटी में, और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली है कि हमारा जो इंडिविजुअल है उसको ये ग्रो करता है. ठीक है. हमारे पास एज अ इंडिविजुअल वी गेट टाइम, आर इंडिविजुअल सेल्फ ग्रोस. ओके. नाउ Emile Durkheim finally state that individual while becoming autonomous comes to depend more heavily on society. जितना ज़्यादा हम लोग ऑटोनॉमस होते रहेंगे, जितना ज़्यादा एज अ इंडिविजुअल हम ग्रो करते रहेंगे, इंडिविजुअलिज्म बढ़ता रहेगा, हम उतना ज़्यादा ही सोसाइटी पे डिपेंड होते रहेंगे. ओके. आई होप आपको ये बात समझ में आई हो. इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज थ्योरी ऑफ डिविजन ऑफ लेबर. ओके. नाउ सोशल सॉलिडारिटी का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज अब नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ डिविजन ऑफ लेबर. अब नॉर्मल डिविजन ऑफ लेबर क्या होता है? ऐसी सिचुएशंस जहां डिविजन ऑफ लेबर डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, जहां पर डिविजन ऑफ लेबर ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता, उसे हम कहते हैं अब नॉर्मल डिविजन ऑफ लेबर. ओके. ज़्यादातर इसके निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. प्लीज रिमेंबर ऑल दिस गाइज. इट इज गिवन बाय एमाइल दरखाइम. नाउ तीन तरह के टाइप्स हैं जिसके बारे में एमाइल दरखाइम बात करते हैं. पहला तो है अनोमिक डिविजन ऑफ लेबर. नाउ अनोमी के बारे में एनीवे एमाइल दरखाइम ने पूरी थ्योरी दे रखी है जिसको हम लोग पढ़ेंगे. एनोमी का बेसिक मीन्स होता है नॉर्मलेसनेस. सो यहाँ पर क्या इन्होंने बताया है? इन्होंने कहा जब सोसाइटी में नॉर्म्स वीक होते हैं, है ना, जिसकी वजह से लोगों को कंफ्यूजन होता है अपने इंडिविजुअल रोल्स को लेके, राइट, तो आ जाता है हमारा एनोमिक डिविजन ऑफ लेबर. दूसरा इन्होंने बात करी है फोर्स डिविजन ऑफ लेबर की. फोर्स डिविजन ऑफ लेबर में क्या होता है कि जो आपका काम नहीं है आपको वो असाइन कर दिया जाएगा. ऐसा रोल आपको दे देंगे जो आप करना नहीं चाहते या आपको वो चीज़ आती नहीं है, बट फोर्सफुली आपसे वो चीज़ कराई जाएगी. तो दिस इज योर फोर्स डिविजन ऑफ लेबर. थर्ड इज इनएडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन और पुअरली कोऑर्डिनेटेड डिविजन ऑफ लेबर refers to situation where the division of labor within society or organization is not effectively structured or managed. यानी ऐसा करना कि ऑर्गेनाइजेशन में जिसका जो काम है आप उसे नहीं दे रहे हो, किसी और को दे रहे हो, ठीक से चीज़ों को मैनेज नहीं कर रहे हो. तो तीन तरह के अब नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ डिविजन लेबर के बारे में ये बात करते हैं. नाउ एज अ फ्यूचर सोशोलॉजिस्ट आई वॉन्ट माई सीरियस एस्पिरेंट्स, जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं मेरे इस चैनल पे, आई वॉन्ट यू गाइज टू कॉमेंट एंड टेल मी द एग्जाम्पल ऑफ दीज. अनोमिक डिविजन ऑफ लेबर का एग्जाम्पल, फोर्स डिविजन ऑफ लेबर का एग्जाम्पल एंड इनएडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन या पुअरली कोऑर्डिनेटेड डिविजन ऑफ लेबर का एग्जाम्पल. ठीक है. आप लोग मुझे इसका एग्जाम्पल ज़रूर से बताइएगा, और ऐसी कोई भी क्लास हो, ऐसा कोई भी टॉपिक हो जो आप चाहते हो मैं यूट्यूब पे लेके आऊँ, आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो. ओके.
Now, if you're watching me for the first time, don't forget to subscribe if you are a sociology student. सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे क्लासेस हैं जो अभी यहाँ पर होंगी, स्पेशली फॉर नेट एग्जाम एंड गेट एग्जाम. तो अगर आप नेट और गेट या सी यू ई टी पी जी की तैयारी कर रहे हो फॉर सोशोलॉजी, यू कैन सब्सक्राइब. एंड अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तभी सब्सक्राइब करना. नाउ दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल दैट यू हैव टू ज्वाइन, यू मस्ट ज्वाइन. अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको बुक्स चाहिए, क्लासेस के नोटिफिकेशन चाहिए, कुछ भी हो, टेलीग्राम आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है, ठीक है. ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है गाइस. अगर आपको सोशोलॉजी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो गेट हो, नेट हो, वट एवर एक्सपीरियंस आई हैव विद सोशोलॉजी, आई एम देयर टू गाइड यू ऑल. ठीक है, सो आप लोग मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो और कॉमेंट में जो मैंने कहा है वो ज़रूर से बताना. थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग.